मेरे भाई, एक महाज वो है जहां मैं और तुम हैं। दूसरे महाज पर बीजापुर की सिमत दलेर खान और रनमस्त खान लगे हुए हैं। तीसरे महाज पर जय सिंह और एतकाद खान हैं। वो अमली तौर पर मुतहर्रिक नहीं, लेकिन वो दोनों कम से कम मरहटों पर निगाह तो रखे हुए हैं ताकि वो आगे बढ़कर हमारे इलाकों में शिकस्त और रिख्त की कार्रवाइयां ना कर सकें। चौथा महाज मारवाड़ में खुला हुआ है, जहां आपका बड़ा भाई अकबर अपने सालार तहवर खान के साथ दुर्गादास और उसके हिमायती राजपूतों के खिलाफ बरसरे पैकार है। लिहाजा बैक वक्त अपने लश्कर को 4 महाजों में तकसीम करना मसलहत के खिलाफ है। इसी बिना पर मैं महाराणा राज सिंह का महाज बहुत जल्द ख़त्म करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे लिए अमीर मोहतरम की तरफ से हुक्म ये है कि मैं तो अपने हिस्से के लश्कर के साथ एतकाद खान से जा मिलूंगा, जबकि आप अपने हिस्से के लश्कर के साथ वापस अमीर मोहतरम की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त हो सकता है जब हम महाराणा राज सिंह को अपने सामने बिल्कुल बेजरर कर देंगे और उसका खात्मा कर लेंगे। यहाँ तक कहने के बाद औगर खान खामोश हो गया। जवाब में आजम शाह कुछ देर तक तौसीफी अंदाज में उसकी तरफ देखता रहा और मुस्कुराता रहा। इस मौके पर औगर खान ने फिर आजम शाह को मुखातिब किया, मेरे भाई, क्या तुम्हें मेरी ये तजवीज़ पसंद नहीं आई? आजम शाह चौंका, कहने लगा, औगर खान मेरे भाई, किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो? जो काम तुम करना चाहते हो यकीनन उससे महाराणा राज सिंह की शिकस्त और नाकामी पर मोहर लग जाएगी। मेरे भाई, मैं तो तुम्हारी तरफ इसलिए तौसीफी अंदाज में देख रहा था कि तुमने जो महाराणा राज सिंह से निमटने का तरीक़ेकार बनाया है, इससे राज सिंह बच नहीं सकेगा। भाई, मेरा दिल कहता है जहां तुम जैसा जंग का वसी तजर्बा रखने वाला सालार हो, वहां शिकस्त और नाकामियां अपनी परवाज नहीं कर सकती। औगर खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, अगर ये बात है तो जो कुछ मैंने कहा है आप अपने लश्कर के साथ उस पर अमल करें, जबकि मैं भी अपने लश्कर को तैयारी का हुक्म देता हूँ ताकि आने वाली सुबह को मेरा लश्कर यहाँ से कूच कर जाए। आजम शाह ने उससे इत्तफाक किया, जिसके जवाब में औगर खान उसके खैमे से निकल गया। नाज़रीन, आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है? इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अब औगर खान और आजम शाह दोनों मारवाड़ के राजा राणा महाराज सिंह पर ज़रब लगाने के लिए अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे चुके थे। दूसरे महाज पर बीजापुर के खिलाफ दलेर खान और रनमस्त खान भी अपनी जगह बिल्कुल मुस्तैद थे और अब वो बीजापुर वालों पर हमलावर होकर उन्हें अपना मोती और फरमाबरदार बनाने पर तुले हुए थे। जहाँ तक बीजापुर की सल्तनत का ताल्लुक है तो बीजापुर जनूबी हिंद में सूबा महाराष्ट्र का एक मशहूर कदीम शहर है और इसी नाम की साबिक रियासत थी जो बम्बई से लगभग 150 मील जनूब मशरिक में वाक़ थी। 1294 तक बीजापुर मुख्तलिफ राजाओं के दौरे हुकूमत में सदर मकाम रहा, यहाँ तक कि 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने ज़ोरदार हमले करते हुए बीजापुर को फतह कर लिया। 1494 में यूसुफ नामी शख्स ने, जो सुल्तान मुराद सानी का बेटा समझा जाता था, बीजापुर की मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद डाली और यहाँ एक किला भी तामीर करवाया। यूसुफ ने गोवा पर भी कब्जा करके उसको अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया और आदिल शाह का लक़ब इख्तियार किया। ये लक़ब उसका ख़ानदानी लक़ब बन गया। बाद में ये ख़ानदान आदिल शाही ख़ानदान कहलाने लगा। 1557 में आदिल शाह तख्त पर बैठा। उसने रिफ़ायामा के बहुत से काम किए। 1565 में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकंडा के मुतहदा लश्कर ने वजीह नगर की अस्करी ताकत को शिकस्त दी। आदिल शाह की वफ़ात के बाद 1589 में उसका भतीजा इब्राहिम आदिल शाह तख्त पर बैठा। 1626 में इब्राहिम के इंतकाल के बाद मोहम्मद आदिल शाह मसनद नशीन हुआ। उसके दौरे हुकूमत में मरहटों ने शिवाजी की सरकर्दगी में बीजापुर पर हमला कर दिया और बहुत से अहम किलों पर कब्जा कर लिया। 1656 में औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने ज़माना शहजादगी में बीजापुर हमला करके उसका मुहासरा कर लिया और वो उसको फतह करने के करीब था, लेकिन उसके बाप शाहजहां की बीमारी की खबर आई, जिसे सुनकर उसने मुहासरा उठा लिया और अब दलेर खान और रनमस्त खान ने बीजापुर के इलाकों के सामने पड़ाव कर लिया था, इसलिए कि बीजापुर वालों ने औरंगज़ेब आलमगीर और उसकी सल्तनत के ख़िलाफ़ कुछ ज़्यादतियाँ करनी शुरू कर दी थीं। अब बीजापुर की सल्तनत का हुक्मरान सिकंदर आदिल शाह था। इसी आदिल सिकंदर शाह के दौरे हुकूमत में बीजापुर का लश्कर और औरंगज़ेब आलमगीर का लश्कर एक दूसरे से टकराने के लिए आमने सामने सफ़ें दुरुस्त किए खड़े थे।
दरअसल बीजापुर वालों ने मुग़लों से जंग करने के लिए गलत वक्त का इंतखाब किया था। अगर वो इस वक्त औरंगज़ेब आलमगीर पर हमलावर होने की कोशिश करते, जिस वक्त उनकी सरहदों पर अकेला दलेर खान एक लश्कर के साथ पड़ाव किए हुए था, तब उनकी किसी कदर कामयाबी और कामरानी की उम्मीद भी थी। अब तो रनमस्त खान जैसा जांबाज़ व फ़िदाकार और मौत के रूबरू खड़े होकर गुफ्तगू करने वाला सालार अपने हिस्से के लश्कर के साथ पहुंच गया हुआ था। रनमस्त का वहां मौजूद होना ही बीजापुर वालों की शिकस्त और मुग़लों की कामयाबी की ज़मानत ख्याल किया जाता था। इसके बावजूद भी सूरत हाल को नज़रअंदाज करते हुए बीजापुर वालों का लश्कर दलेर खान और रनमस्त खान के लश्कर पर वीरान कर देने वाले इंतकाम के मुंह जोर झक्कड़ों, खूनी तहरीरें रकम करते खुद सरअंजाम सरकश जज्बों और दूर तक कताल कर देने वाले औहाम के काले बादलों की वैशी यादों की तरह टूट पड़े थे। बीजापुर वालों के इन हमलों के जवाब में दलेर खान और रनमस्त खान ने भी अपना आप दिखाना शुरू किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए वो भी मुकद्दरात को अपनी ठोकर पर रखने वाले बगुलों, गर्दिशे लोह की हर तह में गम की आतिश, सांसों की हर सलवट में दुख के इस्तियारे भर देने वाले अनजाने अजाबों की तरह हमलावर हो गए थे। बीजापुर की सरहदों पर दोनों लश्करों के इस तरह टकराने से हर लफ्ज़ तूफान, हर सांस जल्जले की सूरत इख्तियार कर गया था। इस्म जिस्म और नब्ज़ व नफ्स पर अजाब व करब की बेअंत यलगार शुरू हो गई थी। मौत, स्याल, आतिश और आग के बगुलों की तरह मैदान जंग के अंदर रक्स करती हुई हर शय को शिकन शिकन करने लगी थी। बीजापुर के लश्कर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हमलावर दलेर खान और रनमस्त खान को किसी न किसी तरह पीछे हटाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन ऐसा ना हो सका और उन दोनों के मुकाबले में बीजापुर के लश्करियों की हालत अब बड़ी तेज़ी से करम खुर्दा अहरामों, सनाटों में फैलती बदबख्ती, टूटे बिखरे उजड़े दियारों से भी ज़्यादा हौलनाक होना शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ दलेर खान और रनमस्त खान दोनों ने सलाह मशवरा करने के बाद बीजापुर के लश्करियों पर हमलावर होने की अपनी हालत भी तब्दील कर ली थी। पहले वो दोनों यकजा होकर सामने से हमला कर रहे थे और बीजापुर के लश्करियों की उन्होंने सफ़ों की सफ़ें उलट कर रख दी थी। अब एक तरह से उनका लश्कर दो हिस्सों में तकसीम होने लगा था। बीच में खला पैदा कर दिया गया था। फिर देखते ही देखते बीजापुर के लश्कर पर दाएं जानिब से रगों में लहू की गर्दिश रोक देने वाली अदावतों की घातों की तरह रनमस्त खान हमलावर हो गया, जबकि दूसरी तरफ से दलेर खान ज़हन के आकाश पर मुंडलाती दर्द की नई सौगातों की तरह बीजापुर के लश्कर पर ज़रबे लगाने लगा था। रनमस्त खान और दलेर खान के इन दो तरफा हमलों को बीजापुर के लश्करी और सालार बर्दाश्त न कर सके और भाग खड़े हुए। इस तरह बीजापुर के खिलाफ ये दलेर खान और रनमस्त की शानदार फतह और कामयाबी थी। दलेर खान और रनमस्त खान के हाथों शिकस्त उठाने के बाद बीजापुर का लश्कर पीछे हट गया। एक जगह उन्होंने पड़ाव कर लिया। ये जगह बड़ी महफूज थी। तीन अतराफ से वहां लश्कर बिल्कुल महफूज रह सकता था। सामने की तरफ से आते दुश्मन पर निगाह भी रखी जा सकती थी। इस जगह बीजापुर की सल्तनत के हुक्मरान सिकंदर आदिल शाह का मुख्तार कार सदी मसूद लश्करगाह में पहुंचा। उसने सारे सालारों को एक जगह जमा किया। कुछ देर तक अपनी उस शिकस्त की वजह सालारों से दरियाफ्त करता रहा और इस शिकस्त के असबाब मुख्तलिफ सालार मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते रहे। जब सारे सालार अपनी अपनी राय दे चुके तब कुछ देर तक सदी मसूद खामोश खड़ा रहा। उसके बाद अपने सालारों से मुखातिब करते हुए कहने लगा, मेरे अजीज़ों, इस सिलसिले में मैं सिकंदर आदिल शाह से गुफ्तगू करके आया हूँ। मुग़लों के हाथों हमारी ये शिकस्त हमारे लिए बदनामी और लानत का एक दाग है और हमने हर सूरत में उसे धोना है। अपने हुक्मरान से जो मशवरा मैंने किया है वो भी मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। अगर तुम इससे इत्तफाक करो तो इसे अमली सूरत दी जाएगी। हमने जो फैसला किया है वो ये कि तेज़ रफ्तार कासिद शिवाजी की तरफ रवाना किए जाएं। उन कासिदों के ज़रिए शिवाजी को ये तरगीब दी जाए कि वो हमारे साथ मुग़लों के ख़िलाफ़ मुआहिदा कर ले। अगर मुग़ल शिवाजी पर हमलावर होंगे तो हम मुग़लों के ख़िलाफ़ शिवाजी की मदद करेंगे और अपने लश्करियों के साथ शिवाजी के पहलू से पहलू मिलाकर मुग़लों से उसकी हिफाजत करेंगे। और अगर मुग़ल हम पर हमलावर होने की कोशिश करें तो शिवाजी अपनी पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ हमसे आन मिलेगा और हमारे एक हलीफ की हैसियत से मुग़लों के ख़िलाफ़ जंग करेगा। बीजापुर के सारे सालारों ने सदी मसूद की इस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया
और इस इत्तेफाक राय पर मसूद बड़ा खुश हुआ था। उसी वक्त उसने मुग़लों के खिलाफ मरहटों से मुआहिदा करने के लिए तेज़ रफ्तार कासिद शिवाजी की तरफ रवाना कर दिया था। मंजिल पर मंजिल मारते हुए यह कासिद एक रोज़ शिवाजी की खिदमत में हाजिर हुआ। जब सूरत हाल से शिवाजी को आगाह किया तो शिवाजी ने अपने सारे सालारों को अपने पास बुला लिया। उसके बाद जो कासिद मसूद ने भेजा था उसने अपना मद्दुआ बयान किया। उस कासिद की ज़ुबान से मसूद की पेशकश को सुनकर शिवाजी बड़ा खुश हुआ। वो तो पहले ही ये चाहता था कि मुसलमान आपस में तकसीम हो जाएं और इस तरह उनकी ताकत व क़ुव्वत कमज़ोर हो और वो एक एक पर ज़रब लगाकर हिंदुस्तान के अंदर अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाएं। इस मौके पर शिवाजी कुछ देर तक अपने सालारों से मशवरा करता रहा। उसके बाद जो कासिद मसूद ने भेजा था उसे मुखातिब करके कहने लगा, जो पेशकश तुम हमारे लिए लेकर आए हो उसे हम बखुशी कबूल करते हैं। मुग़ल इस वक्त सिर्फ बीजापुर की सल्तनत के खिलाफ ही हरकत में नहीं आए हुए, उनकी तरकताज का शिकार मारवाड़ का राजा महाराणा राज सिंह भी बना हुआ है। मेवाड़ के हुक्मरान भी उनके हमलों का हदफ बने हुए हैं। वहाँ औरंगज़ेब का बेटा अकबर हरकत में आया हुआ है और दो खूनखार दरिंदों की तरह एतकाद खान और जय सिंह हम पर निगाहें जमाए हुए हैं। जो ही उन दोनों को मौका मिला हम पर चढ़ दौड़ेंगे। फिलहाल हम उन्हें ऐसा करने का मौका ही फराहम नहीं करेंगे। हम उस वक्त तक उनके खिलाफ नहीं उठेंगे जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता कि हमारी ताकत और कुव्वत ऐसी हो गई है कि हम बैक वक्त एतकाद खान और जय सिंह को शिकस्त दे सकते हैं। बहरहाल तुम्हारे मसूद ने जो पेशकश हमें की है उसे हम कबूल करते हैं। तुम चंद रोज़ तक हमारे यहाँ क़याम करो, सस्ताओ और आराम करो। उसके बाद वापस जाकर अपने हुक्मरानों से कहना कि जो पेशकश उन्होंने हमसे की है वो हमारे और उनके दरमियान एक मुक़द्दस अहदनामा होगा। आज के बाद जब कभी भी मुग़ल बीजापुर वालों पर हमलावर होने की कोशिश करेंगे तो हम अपने लश्कर को लेकर निकलेंगे और मुग़लों पर हमलावर होते हुए बीजापुर वालों की मदद करेंगे। और जब कभी मुग़ल हमें अपना हदफ बनाएंगे तो फिर बीजापुर वालों पर भी ये फ़र्ज़ आयद हो जाएगा कि वो मुग़लों के ख़िलाफ़ फ़ौरन हमारी मदद के लिए निकलें। शिवाजी के ये जवाब सुनकर बीजापुर की सल्तनत का कासिद खुश हो गया था और शिवाजी के कहने पर उसने 2 दिन वहाँ क़याम किया। उसके बाद वो बीजापुर की तरफ रवाना हो गया था। अब एक अहदनामे के ज़रिए शिवाजी और बीजापुर की सल्तनत का मुग़लों के ख़िलाफ़ इत्तेहाद हो गया था। राधिका और उसका भाई किशन सिंह दोनों अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते एक रोज़ दरियाए गोदावरी के किनारे एक सराय में दाखिल हुए। सराय का मालिक गोपाल सिंह उस वक्त सराय के सहन में था और उसने राधिका और किशन सिंह दोनों को सराय में दाखिल होते देख लिया था और उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर मुसर्रत और हैरत के मिले जुले जज्बात बिखर गए थे। अपने कुछ कारिंदों को उसने हुक्म दिया जो भागते हुए आगे बढ़े और उन्होंने राधिका और किशन सिंह से उनके घोड़ों की बागें ले लीं। राधिका और किशन सिंह ने अपने घोड़ों से लटकती हुई खरजीनें उतार लीं। इतनी देर तक गोपाल सिंह आगे बढ़ा। पहले पुरजोश अंदाज में किशन सिंह से बगलगीर होकर मिला, फिर राधिका का गाल थपथपाया, उसके सर पर हाथ फेरा, फिर किसी कदर ताज्जुब से दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे अजीज बच्चों, तुम दोनों बहन भाइयों का यूं मेरी तरफ आना बगैर किसी वजह के नहीं है। देखो, पहले मेरे साथ आओ, फिर मैं तुम्हारे साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करता हूँ। राधिका और किशन सिंह को गोपाल सराय में अपने ज़ाती कमरे में ले गया। तीनों जब नशिस्तों पर बैठ गए तब गोपाल सिंह के पूछने पर किशन सिंह ने उसके पास आने की वजह तफसील के साथ कह दी थी। तफसील जानने के बाद गोपाल सिंह थोड़ी देर तक सोचों में डूबा रहा, फिर कहने लगा, शिवाजी के सालार संत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी को ज़बरदस्ती अपना जीवन साथी बनाना जेब नहीं देता और फिर राधिका को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाते वक्त कम से कम संत को भी ये सोचना चाहिए था कि वो राधिका जैसी लड़की के काबिल है। बहरहाल मेरे बच्चों, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि यहाँ तक कहने के बाद गोपाल सिंह को रुक जाना पड़ा क्योंकि किशन सिंह बोल उठा था, चाचा, जो कुछ आप कहना चाहते हैं वो तो बाद में कहिएगा, जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुने। हमारे यहाँ आने की इत्तला आपके अहले खाना को भी नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूँ आप कहेंगे कि हम बहन भाई आपके घर में क़याम करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आप मेहरबानी करके हम दोनों बहन भाई को सराय का एक कमरा दे दें, वहाँ हम क़याम करेंगे और दिन के वक्त हम दोनों में से कोई बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए कि संत शिकारी कुत्तों की तरह अपने साथियों के साथ हमारी तलाश में निकलेगा।
वो हर सूरत में मेरी बहन राधिका को हासिल करना चाहता है और मैं हर सूरत में इन भेड़ियों से इसे बचाकर किसी महफूज जगह ले जाना चाहता हूँ। जिस वक्त संत ने हम दोनों बहन भाई को गिरफ्तार कर लिया था और उसके मुसल्लह जवान हमें खैमों की तरफ ले गए थे, उस वक्त संत के आदमियों की आपस की गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि संत ने हमारे बाप और हमारी माँ दोनों को कत्ल करवा दिया था। अब संत से अपने माँ बाप का इंतकाम लेना मेरा और मेरी बहन की जिंदगी का मकसद है। यहाँ तक कहने के बाद किशन रुका, कुछ सोचा, फिर वो दोबारा कह रहा था, चाचा बात यह है कि आपके जिन 2 कारिंदों ने हमारे घोड़ों की बागें पकड़कर हमारा इस्तकबाल किया और फिर घोड़ों को अस्तबल की तरफ ले गए, उन्हें ख़ास तौर पर बता दीजिएगा कि वो मेरे और राधिका के यहाँ आने की इत्तला और ख़बर ना करें। अगर ऐसा हुआ तो संत यहाँ पहुँचेगा और हमें पकड़ने के बाद हम दोनों का जो हशर करेगा वो बड़ा इबरत खेज होगा। किशन सिंह जब खामोश हुआ तब गोपाल कुछ सोचते हुए कहने लगा, मेरे वो दोनों कारिंदे जो तुम दोनों के घोड़ों को अस्तबल की तरफ ले गए हैं, उनसे मुतल्लिक तुम फिक्रमंद ना हो। वो मेरे ख़ास आदमी हैं, मैं उन्हें समझा दूंगा, वो किसी से भी तुम्हारी आमद का जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन मेरे बेटे, ये जो तुम पाबंदी लगा रहे हो कि मेरे अहले खाना को भी तुम्हारी आमद की खबर नहीं होनी चाहिए, तो जब मेरे घर वालों को पता चलेगा कि तुम लोग यहाँ आए हो और अजनबियों की तरह सराय में क़याम किए हुए हो, तो याद रखना मेरे घर में मेरी इज्जत खाक के बराबर नहीं रहेगी। इस बार राधिका गोपाल सिंह को मुखातिब करके कहने लगी, चाचा जब आप अपने अहले खाना से हम दोनों की आमद का जिक्र ही नहीं करेंगे तो फिर किसी को क्या पता चलेगा। अगर हम आपके यहाँ क़याम करते हैं तो हमारी वजह से आपके अहले खाना भी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं और हम दोनों बहन भाई ऐसा हरगिज़ पसंद नहीं करेंगे। राधिका के इन अल्फाज से गोपाल सिंह किसी कदर मुतमईन हो गया था। इस मौके पर किशन सिंह ने फिर उसे मुखातिब किया, चाचा इसके अलावा भी मेरी आपसे गुजारिश है, हम सराय में ज़्यादा अरसा क़याम नहीं कर सकते, इसलिए कि एक न एक दिन शिवाजी या उसके सालार संत को खबर हो जाएगी कि हमने यहाँ क़याम किया हुआ है और उन्हें खबर हो गई तो फिर हमारी बदबख्ती का दौर शुरू हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ क़याम के दौरान हम ये सोचें, ये फैसला करें कि शिवाजी और मरहटों की कुव्वत के खिलाफ हम कहाँ पनाह लें, तो हम दोनों बहन भाई महफूज रह सकते हैं। और फिर वो कौन सी कुव्वत है जिससे हम मदद की दरख्वास्त करें और संत से अपना इंतकाम ले सकें। किशन सिंह जब खामोश हुआ तब कुछ सोचते हुए गोपाल कहने लगा, मेरे बच्चों, इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर कहूँगा तो शायद तुम ये तासुर लो कि मैं नहीं चाहता कि तुम ज़्यादा अरसा मेरी सराय में क़याम करो, लिहाजा मैं तो ये चाहूँगा जब तक तुम्हारे हालात ठीक नहीं होते यहाँ मेरी सराय में क़याम करो। इस पर राधिका ने एहतजाजी अंदाज में गोपाल सिंह की तरफ देखा और कहने लगी, चाचा ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपकी सराय में ज़्यादा दिन ना क़याम करेंगे ना कर सकते हैं, इसलिए कि अगर हम ज़्यादा दिन यहाँ क़याम करेंगे तो हमारे साथ मरहटे आपको भी अपना हदफ बनाएंगे और हम किसी भी सूरत ऐसा पसंद नहीं करेंगे। आपका तजर्बा हमसे ज़्यादा है, इर्द गिर्द के हालात पर भी सराय के मालिक की हैसियत से निगाह रखते हैं। आप सिर्फ हमें ये इशारा दे दें कि इन इलाकों में ऐसी कौन सी कुव्वत है जिससे हम मदद की दरख्वास्त करें और वो हमारी मदद पर आमादा हो जाए और मरहटों से टकराने की हिम्मत भी कर ले। राधिका के इन अल्फाज के जवाब में गोपाल सिंह चंद लम्हे खामोश रहकर सोचता रहा, फिर खुशकुन आवाज़ में कहने लगा, राधिका मेरी बेटी, इस वक्त मेरे जहन में एक ऐसी शख्सियत का नाम आता है जो तुम दोनों बहन भाई की बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकता है, और वो ऐसा शख्स है कि मरहटों की पूरी ताकत और कुव्वत के सामने छाती तान कर खड़ा हो सकता है। न सिर्फ तुम्हारी हिफाजत कर सकता है बल्कि अगर तुम सही मानों में उसके सामने अपनी अर्जदाश्त पेश करो और उससे ताउन करो तो वह संत से तुम्हारा इंतकाम भी ले सकता है। गोपाल सिंह के इन अल्फाज पर राधिका और उसके भाई किशन सिंह दोनों की आंखों में उम्मीद की रोशनी चमक उठी। फिर बड़ी बेचैनी और बेताबी का इजहार करते हुए राधिका ने पूछ लिया, अच्छा वो कौन सी कुव्वत है, वो कौन सा शख्स है जिसकी तरफ आपका इशारा है? आप उसका नाम तो लें, वो कौन है, कैसा है, कहाँ उसका क़याम है, उसके पास क्या कुव्वत है, उसके ज़ाती औसाफ क्या हैं? राधिका के इन अल्फाज के जवाब में गोपाल सिंह के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ। वो दोबारा कह रहा था, जिस शख्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो अपनी ज़ात में मस्ती पर आया हुआ मौत का रक्स करता अंधियाव है। अपनी जुर्रतमंदी में वो सदाओं के आसार तोड़ देने वाला तिलस्मी ताबकारी का फितना है। अपनी दलेरी में वो सरकश व बेजंजीर कज़ा की दवाम शोरश की मानिंद है। जब वो अपने दुश्मनों के खिलाफ हरकत में आता है तो आफाक तंग कर देने वाली गर्दिश रतले गरां
तकदीर को मात देने वाले वलवलों के एहतराज की सूरत इख्तियार कर लेता है। जहाँ तक मैं उससे मुतालिक जानता हूँ, कहा जाता है कि वो अपनी खाक में शहामत व दलेरी, अपनी ज़ात में शुजात व जुरतमंदी, अपनी सरश्त में फतहमंदी का इरफान वजदान, अपनी फितरत में सियाल आंधियों सुरुख तूफ़ानों की मानद है। अपनी ताकत में वो ज़माने की दूरियों को समेटती बेरोक यलगार, और अपनी कुव्वत में वो खून और अश्कों के बगोले खड़े करता दर्दो करब का एक बाब है। नाजरीन, इसके बाद क्या गोपाल सिंह राधिका और किशन सिंह दोनों बहन भाइयों की बात मानने पर मजबूर हो जाएगा? क्या वो उनकी बात मान लेगा? क्या होगा ये हम आपको बताएंगे अपने अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।